प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार, इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत देख रहे हैं। यह है बुधवार 29 अक्टूबर 2025 का दैनिक राशिफल, जिसे अंकसूत्र डिकोड योर डेस्टिनी ने तैयार किया है। और इसमें खास बात है घटते चांद का जिक्र, और भविष्यवाणियां उसी हिसाब से हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारा मकसद है इस खास दिन के लिए सभी 12 राशियों की भविष्यवाणियों को समझना, उनकी अंदरूनी बातों को देखना और उनमें जो मुख्य विषय है या जो सलाह दी गई है उसे निकालना। और ये भी देखेंगे कि क्या अलग-अलग राशियों में कोई कॉमन पैटर्न, कोई आम सलाह है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, इस जानकारी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी और जो शायद सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है वो है संचार, कम्युनिकेशन का महत्व, खासकर इस बुधवार को, क्योंकि स्रोत में बुध ग्रह के प्रभाव का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो एकदम साफ दिखती है। स्रोत यही कह रहा है कि बुध का असर आज बातचीत के तरीकों पर अच्छा खासा पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे मेष राशि है, एरीज, उनको सलाह है कि भाई नाटकीय हाव भाव से बचो और स्थिर सोच समझकर बात करो। टीम मीटिंग्स वगैरह में या जहां सहमति बनानी हो वहां बुध उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर रहा है। अच्छा, तो सिर्फ बोलना नहीं बल्कि कैसे बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं या नहीं, ये ज्यादा जरूरी हो गया है आज। एक बात सही कहा, बिल्कुल। मिथुन राशि, जेमिनी को देखिए, वहां रोमांटिक पैशन से ज्यादा जरूरी है बौद्धिक जुड़ाव, विचारों का मिलना पहले। और अगर मिलकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो बातचीत का कौशल वो बहुत अहम होगा। और खास हिदायत यह भी है कि जल्दी बोलने से अच्छा है गहराई से सुनो। और कर्क राशि, कैंसर के लिए भी बुध सार्थक बातचीत के मौके बना रहा है। और सिंह राशि लियो, उनके लिए भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, सिंह राशि के लिए स्रोत कहता है कि बुध उनके कम्युनिकेशन में एक तरह का चार्म और इंटेलेक्चुअल तेजी ला रहा है। लेकिन साथ में यह भी है कि अगर टीम के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो डिप्लोमेसी, कूटनीतिक कौशल उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके। और कुछ ऐसा ही कन्या वर्गों के लिए भी है। बुध डिटेल्ड प्लानिंग में तो मदद कर रहा है, पर साथ काम करते समय सावधानी बरतने को कहा गया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे बुध का प्रभाव दोधारी तलवार जैसा है। संचार तो बढ़ा रहा है पर साथ में सावधानी और समझदारी भी मांग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तुला लीब्रा को देखिए, उन्हें जिज्ञासा के साथ बात करने को कहा गया है और ऑफिस के तनाव को सुलझाने के लिए मध्यस्थता बीच बचाव करने का स्किल इस्तेमाल करने की सलाह है। वृश्चिक स्कॉर्पियो के लिए बुध जो है वो जांच पड़ताल की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है, तो वो गहराई तक जा सकते हैं। उनके लिए भी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, साथ मिलके काम करना बेहतर है। और धनु, सैजिटेरियस राशि वालों को बुध अपनी जो मान्यताएं हैं उन पर सवाल उठाने के लिए उकसा रहा है और उनके लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करना शायद ज्यादा फायदेमंद हो। ये दिलचस्प है कि एक ही ग्रह का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर कितने अलग-अलग तरीकों से दिख रहा है, कहीं जांच पड़ताल, कहीं डिप्लोमेसी। हाँ बिल्कुल। और देखिए मकर, कैप्रिकॉर्न के लिए शुक्र ग्रह का जिक्र है जो अच्छी बातचीत के अवसर बना रहा है, लेकिन सहयोग के लिए उन्हें भी डिप्लोमैटिक स्किल्स की जरूरत होगी। कुंभ, एक्वेरियस राशि के लिए बुध लीक से हटकर अनकन्वेंशनल समाधान सोचने में मदद कर रहा है और टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना उनके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा। और आखिर में मीन, पाइसीज राशि के लिए बुध उनके एनालिटिकल साइड को विश्लेषणात्मक पक्ष को उभार रहा है और दोपहर की मीटिंग्स में उनका कम्युनिकेशन स्किल शायद पीक पर हो। तो कुल मिला के देखें तो संचार का धागा तो सब में कॉमन है, लेकिन उसका रंग रूप अलग-अलग है। सिर्फ बात करना नहीं बल्कि सुनना, समझना, डिप्लोमेसी रखना और ऑथेंटिक रहना, इस पर ज्यादा जोर है। ये समझना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि बस अपनी बात कह दी। अच्छा, संचार के अलावा एक और गहरा विषय जो इन भविष्यवाणियों में बार बार दिखा वो है आत्मनिरीक्षण, खुद के अंदर झांकना और पुरानी आदतें या विश्वास उनको छोड़ने की जरूरत। स्रोत में मेष और मिथुन के लिए तो खास तौर पर क्षीण होता चंद्रमा
यानी वेनिंग मून का जिक्र भी है। ये शायद इसी तरफ इशारा है। हाँ बिल्कुल, ये जो क्षीण होता चंद्रमा या वेनिंग मून वाली बात है, इसका ज्योतिष में अपना महत्व है। परंपरागत रूप से जब चांद घट रहा होता है, अमावस्या की तरफ बढ़ता है, तो इसे ऐसी ऊर्जा से जोड़ा जाता है जो पुरानी चीजों को रिलीज करने, किसी साइकिल को खत्म करने और जो अब काम का नहीं है उसे जाने देने में मदद करती है। एक तरह से क्लेंजिंग एनर्जी। अच्छा, तो ये सिर्फ आसमान में दिखने वाली चीज नहीं, बल्कि ज्योतिष के नजरिए से एक खास तरह की ऊर्जा का समय है। हाँ, स्रोत के अनुसार तो ऐसे ही लगता है। जैसे मेष राशि के लिए कहा गया है कि बुध आत्मचिंतन के लिए प्रेरित कर रहा है, और साथ ही घटता चंद्रमा पुरानी मान्यताओं को छोड़ने में सपोर्ट कर रहा है। मिथुन राशि में भी गहरे आत्मनिरीक्षण और पुराने विचारों को इसी चंद्रमा की स्थिति के साथ छोड़ने का प्रोत्साहन है। और कर्क राशि के लिए घटता चंद्रमा पुराने इमोशनल पैटर्न्स छोड़ने को कह रहा है, और सलाह यह है कि अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को लेकर अपने इंट्यूशन मतलब मन की आवाज पर भरोसा करें। ये पुरानी मान्यताओं या इमोशनल पैटर्न को छोड़ने की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट भी है। क्या स्रोत ने कुछ बताया कि इसे प्रैक्टिकली कैसे करें, मतलब कोई तरीका? हाँ, ये अच्छी बात पूछी आपने। स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ रहा, कुछ तरीके भी सुझाए। जैसे मीन और मिथुन राशि के लिए जर्नलिंग यानी डायरी लिखने की सलाह है, इससे शायद विचार साफ होते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, इसका सुझाव तो कई राशियों के लिए है। मेष, सिंह, कन्या, धनु, मकर, तुला, कुंभ, मीन, ये मन को शांत करने और अंदर देखने में मदद कर सकता है। और शायद कुछ खास उपाय भी थे, मंत्र या क्रिस्टल जैसे? बिल्कुल, कुछ राशियों के लिए खास मंत्र जाप का सुझाव है, जैसे ओम शांति या ओम गम गणपते नमः, ये गणेश जी का मंत्र है बाधाएं दूर करने के लिए, या फिर ओम बुधाय नमः बुध ग्रह के लिए। कुछ के लिए क्रिस्टल इस्तेमाल करने का भी जिक्र है। तो ये सब तरीके शायद उस अंदरूनी सफाई और छोड़ने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए सुझाए गए हैं। तो ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, बल्कि कुछ करने की भी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों को भी गहरे आत्मनिरीक्षण और पुरानी आत्मधारणाओं मतलब खुद के बारे में जो पुरानी सोच बना रखी है उसे छोड़ने के लिए कहा गया है। हाँ, और कन्या राशि के लिए घटता चंद्रमा पुरानी व्यवस्थाओं या तरीकों को छोड़ने को प्रोत्साहित करता है, और सलाह यह है कि जब अपनी प्रायोरिटीज बदलें या तय करें तो अपने इंट्यूशन पर, सहज ज्ञान पर भरोसा करें। तुला राशि वालों को अपनी पर्सनल बाउंड्रीज के बारे में गहराई से सोचने को कहा गया है। बिल्कुल। और वृश्चिक राशि वालों को सलाह है कि वो सतह के नीचे छिपे किसी पर्सनल मामले की तह तक जाएं और अपनी वल्नरेबिलिटी मतलब अपनी कमजोरी या संवेदनशीलता को उसे ताकत के रूप में अपनाएं। ये गहरा है। धनु राशि वालों को अपनी मान्यताओं की जांच करने और शांत चिंतन के जरिए जीवन की दिशा के बारे में गहरे एहसास होने की संभावना बताई गई है। और मीन राशि वालों को भी लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और शांत मन से अपने सच्चे रास्ते पर स्पष्टता पाने का सुझाव दिया गया है। तो ये आत्मनिरीक्षण वाला थीम भी काफी फैला हुआ है, जो लगभग सभी राशियों को किसी न किसी तरह छू रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये दिन बाहर भाग दौड़ करने के बजाय थोड़ा रुक कर अंदर देखने का है। चलिए अब रिश्तों की बात करते हैं। प्रेम और संबंधों के मामले में क्या वहां भी कोई ऐसा ही कॉमन पैटर्न दिख रहा है? हाँ, यहाँ भी एक साफ ट्रेंड है। लगभग हर राशि के लिए सलाह जो है वो बड़े दिखावे या नाटकीयता से हटकर हैं, गहराई और प्रामाणिकता की ओर। जैसे मेष के लिए कहा गया है स्थिरता और संचार पर जोर दो, ड्रामा पर नहीं। वृषभ, टॉरस के लिए कहा है कि बड़े इशारों के बजाय छोटे सूक्ष्म संकेत और साथ में बिताए पल वो ज्यादा मायने रखेंगे। और आज गंभीर मुद्दों पर चर्चा टालना बेहतर है। अच्छा, तो रिश्तों में भी सादगी और सच्चाई पर फोकस है, मतलब जैसे हैं वैसे रहें। बिल्कुल बिल्कुल। मिथुन के लिए सतही आकर्षण की जगह बौद्धिक जुड़ाव, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन वो महत्वपूर्ण बताया गया है। कर्क राशि के लिए इमोशनल ऑथेंटिसिटी, भावनात्मक प्रामाणिकता और घर पर आराम के पल बिताना, इसकी सलाह है। सिंह राशि वालों को भी भव्य प्रदर्शन के बजाय सार्थक बातचीत करने को कहा गया है। कन्या राशि के लिए भी यही बात है। बड़े रोमांटिक दिखावे की जगह सोच समझकर किए गए छोटे काम वो ज्यादा असरदार होंगे। ये काफी दिलचस्प है कि इतनी सारी राशियों को सीधे सीधे भव्य प्रदर्शन या नाटक से बचने की सलाह दी गई है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्या ये दिन की ऊर्जा ही ऐसी है जो दिखावे को सपोर्ट नहीं करते? हो सकता है शायद ये उस आत्मनिरीक्षण वाले थीम से ही जुड़ा हो,
जब आप अंदर से खुद को समझने और प्रामाणिक होने की कोशिश कर रहे हों तो बाहरी दिखावा शायद खोखला लगे, है ना? हाँ, ये कनेक्शन समझ आ रहा है। तुला राशि को सलाह है कि वे दूसरों के नजरिए में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं, न कि उन पर जजमेंट पास करें। वृश्चिक के लिए गहरी बातचीत और भावनात्मक ईमानदारी अहम है। और बाकी राशियों के लिए? धनु के लिए सलाह है कि वे बाहरी चाम के बजाय अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी कमजोरियों को साझा करने से ना डरें और गहरी बातचीत करें। मकर राशि के लिए दिखावटी इशारों से ज्यादा भरोसेमंद होना और सेवा के व्यवहारिक कार्य, मतलब जैसे किसी काम में मदद कर देना, वो ज्यादा मायने रखेंगे। कुंभ राशि वालों को सलाह है कि दूसरों की तरह बनने के बजाय जैसे वे हैं वैसे ही खुद को एक्सप्रेस करें, ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन। और मीन राशि के लिए अगर कोई मुश्किल बात कहनी है तो सीधे टकराव के बजाय लिखकर या किसी क्रिएटिव तरीके से कहना बेहतर हो सकता है। और यहाँ भी सच्ची संवेदनशीलता, ऑथेंटिक वल्नरेबिलिटी, वो महत्वपूर्ण बताई गई है। तो रिश्तों के मामले में भी संदेश साफ है, कम शोर, ज्यादा गहराई। असली कनेक्शन पर ध्यान दो, बाहरी चमक दमक पर नहीं। चलिए अब स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ एंड वेलनेस, इस पर नजर डालते हैं। यहाँ क्या ट्रेंड दिख रहा है? स्वास्थ्य के मामले में जोर जो है वो मानसिक शांति और शरीर के साथ नरमी बरतने पर है। ज्यादातर सलाह भारी भरकम कसरत की बजाय आराम देने वाली एक्टिविटीज की ओर इशारा कर रही है। उदाहरण देंगे कुछ? हाँ, जैसे मेष राशि के लिए कहा है कि मानसिक कल्याण को प्रायोरिटी दें। सुझाव है माइंडफुलनेस, योग, शांति बनाए रखना। वृषभ के लिए ग्राउंडिंग एक्टिविटीज जैसे योग या बागवानी और गर्दन व गले का खास ध्यान रखने की सलाह है। मिथुन के लिए रिदमिक ब्रीदिंग, लयबद्ध सांस लेने का अभ्यास और सचेत होकर हिलना डुलना जैसे योग या ताई ची। ये सब तो काफी शांत और रिलैक्स करने वाली चीजें लग रही हैं। क्या किसी को तेज कसरत, इंटेंस वर्कआउट्स की सलाह भी दी है? सिंह राशि वालों को मानसिक थकान पर ध्यान देने और उसके लिए ध्यान या हल्का योग करने को कहा गया है। कन्या राशि के लिए मानसिक स्पष्टता पर फोकस करने, हर्बल चाय पीने और हल्की स्ट्रेचिंग करने की सलाह है। तुला के लिए बैलेंस्ड एक्टिविटीज जैसे योग, ताई ची या सैर अच्छी बताई गई है। तो ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बजाय ज्यादा रेस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस की तरफ झुकाव दिखाता है। क्या इसका कोई खास कारण हो सकता है दिन की ऊर्जा के हिसाब से? शायद ये दिन की जो सामान्य शांत और चिंतनशील ऊर्जा है उसी के साथ अलाइनमेंट में है। जब फोकस आत्मनिरीक्षण और मानसिक स्पष्टता पर हो तो शरीर को भी शांत और संतुलित रखना मददगार हो सकता है। हाँ, सही। वृश्चिक राशि के लिए संवेदनशील तंत्रिका तंत्र को शांत करने वाले ग्राउंडिंग व्यायाम सुझाए गए हैं। धनु के लिए ध्यान और सौम्य गति वाले व्यायाम जैसे योग या ताई ची, साथ ही पाचन पर ध्यान देने की सलाह है। और आखिरी कुछ राशियां? मकर राशि को जोड़ों के लचीलेपन के लिए कोमल स्ट्रेचिंग या योग करने और बहुत ज्यादा मेहनत से बचने की सलाह है। कुंभ राशि के लिए मानसिक उत्तेजना जरूरी है, पर साथ ही नर्वस सिस्टम को शांत रखने के लिए हर्बल चाय पीने का सुझाव है। और मीन राशि के लिए लसिका परिसंचरण, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, उस पर ध्यान देने की सलाह है, जिसके लिए तैराकी, योग या टहलना अच्छा हो सकता है। और तनाव कम करने के लिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन का सहारा लेने को कहा गया है। तो हेल्थ के मोर्चे पर भी संदेश यही है कि धीमे चलो, अपना ध्यान रखो और मानसिक शांति को प्राथमिकता दो। अच्छा, अंत में कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर बात करते हैं, जैसे यात्रा, भाग्यशाली अंक वगैरह, और वो खास उपाय जो स्रोत में बताए गए हैं। यात्रा के बारे में क्या कहा गया है? यात्रा के लिए लगभग सभी राशियों को या तो लोकल घूमने या घर पर ही रह के ग्राउंडेड फील करने की सलाह है, मतलब जमीन से जुड़ा हो। कई राशियों को तो खास तौर पर बड़ी या लंबी यात्राओं से बचने को कहा गया है, जैसे मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। तो ट्रेंड यही है कि घर के पास रहो या शांत रहो। और भाग्यशाली अंक, रंग या समय के बारे में कुछ? क्या उनमें कोई पैटर्न दिखा, जैसे कोई अंक बार बार आ रहा हो? हाँ, कई राशियों के लिए स्पेसिफिक नंबर्स बताए गए हैं, जैसे मेष और मिथुन दोनों के लिए 7, 16, 23, 41 का जिक्र है। वृश्चिक के लिए 7, 15, 22, 38 हैं। तो ये जो 7, 23 और 41 का बार बार आना है, ये नोट करने लायक है। रंग भी हैं, जैसे हरा, चांदी, भूरा, बैंगनी, अलग अलग राशियों के लिए। और लकी टाइम का भी जिक्र है, जैसे मेष के लिए शाम 6 से 8, वृश्चिक के लिए दोपहर 3 से 5। और अक्सर ये भाग्य जो है वो दिन के मुख्य विषयों जैसे कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन या रिसर्च, इनसे जुड़ा हुआ बताया गया है। और वो उपाय जिनका हमें पहले भी जिक्र किया था, क्रिस्टल्स, धूप, चाय, मंत्र, क्या आप उनके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? ये उपाय क्यों सुझाए गए होंगे? क्या इनका कोई लॉजिक है? हाँ, स्रोत काफी स्पेसिफिक उपाय बताता है। जैसे क्रिस्टल्स में देखें तो एमेथिस्ट का जिक्र मेष, मिथुन, सिंह, कुंभ के लिए है।
एमेथिस्ट को अक्सर क्लैरिटी और शांति से जोड़ा जाता है, तो ये आत्मनिरीक्षण और शांत कम्युनिकेशन वाले थीम से जुड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। रोज क्वार्ट्ज वृषभ तुला के लिए प्रेम और रिश्तों से जुड़ा है। सेलेनाइट कर्क के लिए इमोशनल क्लेंजिंग से। ऑब्सीडियन या ब्लैक टूरमालाइन वृश्चिक मकर के लिए नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन और ग्राउंडिंग के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ सजावटी चीजें नहीं बल्कि शायद उनके सिंबॉलिक मीनिंग की वजह से सुझाए गए हैं। ऐसा ही लगता है। धूप में चंदन मेष धनु शांति और ध्यान के लिए। लैवेंडर वृषभ तुला रिलैक्सिंग माना जाता है। नीलगिरी कन्या मीन क्लैरिटी ला सकता है। लोबान वृश्चिक कुंभ आध्यात्मिक सफाई से जुड़ा है। चाय में कैमोमाइल मेष मिथुन कर्क तुला मीन शांत करने वाली है। पुदीना कन्या पाचन और स्पष्टता के लिए। अदरक मकर स्फूर्तिदायक और पाचन में सहायक। हरी चाय कुंभ मानसिक सतर्कता के लिए। और मंत्रों का क्या लॉजिक हो सकता है? मंत्रों में ओम शांति मेष तो साफ तौर पर शांति के लिए है। ओम गम गणपते नमः मिथुन धनु मकर भगवान गणेश का मंत्र है जो बाधाओं को दूर करने और नई शुरुआत से जुड़ा है। ओम बुधाय नमः सिंह कन्या सीधे तौर पर बुध ग्रह से जुड़ा है जो कम्युनिकेशन और बुद्धि का कारक है। तो ये सारे उपाय एक तरह से दिन की ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाने या उन्हें संतुलित करने के तरीके हो सकते हैं। ये उपाय वाकई काफी डिटेल्ड और रोचक हैं। ये सामान्य सलाह से आगे बढ़कर कुछ ठोस एक्शन सुझाते हैं जो शायद व्यक्ति को दिन की ऊर्जा से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो बुधवार 29 अक्टूबर 2025 के इस राशिफल से मुख्य धागे क्या निकलते हैं? साफ तौर पर सोच समझकर किए गए संचार पर बहुत जोर है ना? हाँ बिल्कुल। दूसरा, अंदर झांकने, आत्मनिरीक्षण करने और पुरानी गैर जरूरी चीजों, आदतें हों, विश्वास हों, पैटर्न हो, उनको छोड़ने का एक मजबूत संदेश है। बिल्कुल। इसके साथ ही रिश्तों में दिखावे की जगह ऑथेंटिसिटी मतलब प्रामाणिकता और गहराई को प्राथमिकता देने की बात है। स्वास्थ्य के लिए जोर मानसिक शांति और शरीर के प्रति नरमी बरतने पर है, इंटेंस एक्टिविटी के बजाय। और प्रैक्टिकली जमीन से जुड़े रहने, स्थानीय रहने पर ज्यादा ध्यान है। हाँ। तो ऐसा लगता है कि भले ही हर राशि के लिए अपनी खास बातें हैं, लेकिन ये जो बड़े विषय हैं ये मिलकर उस दिन के लिए एक कलेक्टिव एनर्जी की तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो अंदरूनी संतुलन, आत्मचिंतन और बाहरी दुनिया के साथ सावधानी भरे सच्ची बातचीत पर केंद्रित है। ये एक तरह से तैयारी का या शायद ठहराव का दिन लगता है। आगे दौड़ने से पहले रुककर सोचने समझने और साफ सफाई करने का। हाँ, ये एक दिलचस्प निष्कर्ष है। ये विचार की ज्योतिषीय सलाह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामूहिक रुझान की ओर भी इशारा कर सकती है, शायद एक कलेक्टिव मूव। और यहीं से निकलता है हमारा आज का विचार उत्तेजक प्रश्न जो सीधे स्रोत पर आधारित है। ये राशिफल इस खास दिन के लिए लगातार आत्मनिरीक्षण और पुराने पैटर्न को छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। तो क्या हो अगर ये सामूहिक ज्योतिषीय सलाह किसी बड़े सूक्ष्म बदलाव की ओर इशारा कर रही हो, एक तरह का कलेक्टिव पॉज जो तेजी से आगे बढ़ने से पहले पुनर्मूल्यांकन के लिए, पुरानी चीजों को छांटने के लिए आग्रह कर रहा हो। आज सुनने वाले के लिए उनकी राशि चाहे जो भी हो, ऐसी कौन सी व्यक्तिगत पुरानी प्रणाली या विश्वास है जिसे छोड़ने का समय आ गया है? इस पर विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.